अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, मैं नवीद अहमद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से एक नए उन्वान के साथ आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा उन्वान एक इंतहाई बुनियादी सवाल है जो अक्सर वालिदैन इस चीज़ के बारे में परेशान रहते हैं और पूछते हैं कि औलाद के नाफरमान हो जाने की वजह क्या है, औलाद क्यों नाफरमान हो जाती है। इसकी चंद वजूहात जो मैं अपनी दानिस्त के मुताबिक आप सब अहबाब की गोशगुजार करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरी दानिस्त के मुताबिक वो ये है कि औलाद ने कहीं ना कहीं पर उस बच्चे ने जिसको आप नाफरमान समझते हैं या नाफरमान कह रहे हैं, उस बच्चे ने कहीं ना कहीं पर नाफरमानियाँ देखी हैं। उस बच्चे ने कहीं ना कहीं पर नाफरमानी को महसूस किया है। उसने देखा है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो अपने वालिद साहब को किस तरीके से बुलाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो एक आईने की तरह होता है। आप उसको एक आईने की तरह ले लें और वो आपको वही अक्स दिखाता है जो आप हैं। या आप उसको ऐसे कर लें कि जिस तरह वो पहले टेप रिकॉर्डर आते थे, आपने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, उसके बाद जब आपने प्ले किया तो वही प्ले होगा जो आपने रिकॉर्ड किया है। तो कहीं ना कहीं पर उस बच्चे ने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है नाफरमानी को, और वो नाफरमानी जो है वो आगे जाकर आपके लिए मसले का बाइस बन रही है, आपके लिए मसला पैदा कर रही है। अक्सर औक़ात जो है ना, अक्सर केसेस में ऐसा ही होता है कि नाफरमान औलाद जो होती है वो वालिदैन की नाफरमानी का नतीजा होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे लोग जो होते हैं उनकी औलाद में भी कुछ चीज़ें पैदा हो जाती हैं। उसके कहीं और भी वजूहात हो सकती हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा है कि बाज़ औक़ात बहुत नेक और बहुत मुअद्दब लोग जो हैं वो उनकी औलाद भी नाफरमान नज़र आती है माशरे में आपको। बुनियादी तौर पर वालिदैन की नाफरमानी, किसी का कौल मुझे याद आ रहा है, फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसी गलती है जिसकी सज़ा आपको इसी दुनिया में मिलती है। इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन मैंने मोस्टली केसेस में ऐसा देखा है कि वालिदैन के नाफरमान लोग जो हैं वो इसी दुनिया में अपनी सज़ा जो है वो हासिल करते हैं। उन्हें आपके सामने, आपकी सोसाइटी में, आपके गिरदो पेश में आपको इस तरह के बहुत से हालात नज़र आएंगे, वाक़यात नज़र आएंगे। ऐसे बहुत से अशख़ास नज़र आएंगे आपको जो वालिदैन के नाफरमान होंगे और इस दुनिया में ही उनको उसकी सज़ा मिल रही होगी। और मैं अपनी दानिस्त के मुताबिक, अपनी थोड़े से इल्म के मुताबिक जो मुझे मालिक ने अता किया, उसमें यह है कि मैंने अक्सर मुअद्दब लोग जो हैं उनकी औलाद को मुअद्दब ही देखा है, मुअद्दब लोगों की औलाद को मुअद्दब देखा है। बात मुख्तसर ये कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ नाफरमान हैं, अपनी औलाद के सामने आप अपनी नाफरमानियाँ ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अब मेरे कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप औलाद के सामने जो है वो अपने वालिदैन के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आएँ, बड़े हम्बल तरीके से, और जब औलाद सामने ना हो तो आप अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करें। इस मुनाफ़क़त से मैं इसको मेरी मुराद ये नहीं है कि आप ऐसी मुनाफ़क़त करें, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आप जब आपकी औलाद सामने है आप अपने वालिदैन के साथ बड़ी रहमदिली से पेश आएँ और सारा कुछ बड़े हम्बल तरीके से आप करें, और औलाद की गैर मौजूदगी में आप उनके साथ अच्छा रवैया ना रखें, तब भी आपकी नेगेटिव वेव्स आपकी औलाद में जाएंगी और कहीं ना कहीं पर इसका असर उन पर ज़रूर होगा। अगर मैं या आप लोग, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी औलाद फरमा बरदार बने और ख़िदमत गुज़ार बने, तो ये लाजिम बात है, ज़रूरी बात है कि हम लोग अपने वालिदैन के खिदमत गुज़ार, हम जैसा ये चाहते हैं कि हमारी औलाद ऐसा हो जाए, हमें ख़ुद भी वैसा हो जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम ये सोचेंगे कि इसका हमें रिज़ल्ट अपनी औलाद के मामले में और मिले और हम और तरह के हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पर घर का माहौल। नंबर 2, घर का माहौल। घर के माहौल से मुराद ये है कि आप को अपने रिश्ते लेकर चलने नहीं आए, आपकी अपनी वाइफ से इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अब उसमें इशू ये है कि आपकी वाइफ को जब आप समझते नहीं हैं, आप उसके मामलात को सही तरीके से डिस्कस नहीं करते, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, इतनी आइडियल नहीं है, फिर क्या होगा? फिर आपकी वाइफ जो है वो बदतहज़ीब आपके लिहाज से, ठीक है, बदतहज़ीब हो जाएगी,
या बदज़बान हो जाएगी, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो रिज़ल्ट में क्या होगा, वो फिर अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए चीखना चिल्लाना, यहाँ तक नौबत आ जाती है। और वो सारा असर डायरेक्टली जो है ना वो आपकी औलाद पर होगा, और वही रवैये, वही नाफरमानियाँ, वही बदतहज़ीबियाँ, वही बदज़बानियाँ आपकी औलाद में बिल्ट होंगी, और उसका सामना फिर आपको करना पड़ेगा। लिहाजा घर का माहौल ऐसा रखा जाए, आइडियल माहौल हो, और अपने सारे मामलात, एक चीज़ और, कहीं पर भी बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जहाँ पर दो बर्तन हों तो वो भी आपस में कभी ना कभी टकराते हैं, कभी कहीं ना कहीं उन में आवाज़ पैदा होती है। तो इसी तरह घर में कहीं ना कहीं पर जो है वो तनाज़ात होते ही हैं, लेकिन उन मसाइल को, उन मुश्किलात को, उन प्रॉब्लम्स को बच्चों के सामने डिस्कस ना किया जाए, बल्कि कोई ऐसा वक्त तलाश किया जाए जब आपको बिल्कुल अलहदा औलाद की मौजूदगी ना हो, वहाँ पर औलाद मौजूद ना हो, फिर अपने मसाइल को आप डिस्कस करें, और बच्चों को उन मसाइल से किसी हद तक दूर रखें, ताकि उनमें वो चीज़ बिल्ट ना हो, वो मसाइल और वो बदज़बानियाँ और वो बदतहज़ीबियाँ उनमें पैदा ना हो, जिनका सामना आने वाले वक्त में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है कि आप बच्चों को समझ नहीं रहे, आप उनको समझ ही नहीं रहे। वो अपना मसला बयान करते हैं, आप उनको सुनने को तैयार ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं, आप औलाद को टाइम दें। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत लंबी उनकी ड्यूटी टाइमिंग होती है। काफ़ी अहबाब मैंने ऐसे देखे हैं, दोस्त देखे हैं अपनी सराउंडिंग में, जिनकी ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना बिज़ी रखा होता है कि औलाद के लिए टाइम ही नहीं होता। और जब आप अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं ना, आप हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि पहले 10 साल, बच्चे की उम्र के पहले 10 साल आपने उसका ग़ुलाम बन जाना है, उसकी हर बात सुननी है, अच्छी भी बुरी भी। उस बच्चे को इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसकी हर वो इर्रेलेवेंट बात भी सुननी है, ठीक है, जो मौका महल के मुताबिक नहीं होगी, बेरबत बात होगी, आपने सुननी है, बेवकूफ़ाना बात सुननी है। और जब वो बच्चा 11 से 20 साल के दरमियान हो, अगले 10 साल, फिर आपने उस पर हुकूमत करनी है, आपने फिर अपनी बातें उसको मनवानी है, अपना सब कुछ बताना है। और जब बच्चा अगले 10 साल में जाए, 21 से 30 साल के दौरान, तो आपने उसका दोस्त बन जाना है। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं तरबियत के हवाले से कि बच्चे की तरबियत ऐसी होनी चाहिए। हम लोग इसके बरक्स करते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम उसको बोलने नहीं देते, आप चुप कर जाओ, बात नहीं करते, क्यों आप बोल रहे हो, आपका मसला नहीं है। वो एक जीता जागता इंसान है, आपने उसके मामलात को समझना है, आपने उसको टाइम देना है, उसकी हर बेरबत बात को बड़ी संजीदगी से सुनना है, उसका जवाब देना है। किसी बात में उसको ये नहीं कहना कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, उसको उसका जवाब दें, उसको टाइम दें, उसको ये एहसास हो कि मैं ज़रूरी हूँ, मेरी इम्पोर्टेंस है। जब आप उसको एहसास देंगे, आप उसकी बात सुनेंगे, तो वो बड़े आराम से और बड़े हम्बल तरीके से, बड़े एतमाद से आपको अपने सारे मसाइल सुनाएगा, बताएगा, और उसको ये एतमाद होगा कि मुझे समझने वाला कोई है। अब इसके दूसरी तरफ आप देखें ना, जब आप उसको नहीं समझेंगे, आप माशरती तौर पर देखें तो जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं, जितनी भी हड़तालें होती हैं, लॉकडाउन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज जितने भी सड़कों पर आपको नज़र आते हैं, ये क्यों होते हैं? अगर इन सब लोगों की बात को बैठ के सुन लिया जाए, तो इन सब को सड़क पर आने की, एहतजाज करने की, हड़ताल करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये तो एक्सट्रीम लेवल होता है। मतलब ये तो बड़ा शदीद किस्म का जो है ना, वो कह लें कि लेवल होता है। इससे पहले अगर इन बातों को समझ लिया जाए और सुन लिया जाए, तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती। ये अगर आप अपनी औलाद को बैठ के सुन लेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो उस बच्चे को नाफरमान होने की या आपके सामने बदज़बानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे अंदाज़ा होगा कि मैंने जो बात करनी है, मेरे पेरेंट्स ने बड़े आराम से और मेरी बात को अहमियत देकर सुनना है। सो अपनी औलाद को टाइम दें, उनकी बात को सुनें, समझें। अदरवाइज़ वो अपनी बात को समझाने के लिए, सुनाने के लिए फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बदतमीज़ी का सहारा भी
लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट इस चीज़ का वो ये है कि बच्चे का माहौल, उसकी सोहबत, बच्चे की सोहबत, आप किस सोहबत में बच्चे को बिठा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास फेलोज़, उसके घर में दोस्त, उसके मोहल्ले में दोस्त। बाज़ औक़ात बच्चा स्कूल से अपने किसी दोस्त से, मैं पहले स्कूल की बात करूँगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो गाली सीख लेते हैं और वो घर जाके देता है। उसने वहाँ से सीखी, आगे जाके दे दी। ये अब टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि उल्टा होता है मामला, ये इसके बरक्स होता है। बच्चा घर से सीखता है, स्कूल आके गाली देता है। अब जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होती हैं तो ये चीज़ें अक्सर हमारे सामने आती हैं, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग्स के बाद हमारी अपनी भी एक स्टाफ की मीटिंग होती है। तो वो स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि सर यहाँ जो है ना वो फ़लाँ स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स तो कहते हैं हमने तो घर में कभी गाली नहीं दी, हाँ हमारे घर में तो कोई गाली नहीं देता। और ये सफ़ेद झूठ होता है। घर में बाकायदा गालियों का मुकाबला होता है और वो बच्चा सुन रहा होता है, और वो सुनने के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पेरेंट्स के सामने उसको वो मामला डिस्कस करे या उसी ज़बान में बात करे। तो उसका सारा ज़ोर आके चलता है अपने किसी क्लास फेलो पे, और फिर टीचर्स परेशान होते हैं कि बच्चा गाली कहाँ से सीख रहा है। अब समझना इस चीज़ को है कि जब आप उसको वो सारी चीज़ें, मैं जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपने मामलात बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। बच्चा सीख रहा है, देख रहा है कि पेरेंट्स एक दूसरे को बाकायदा मुकाबले के तौर पर गालियां देते हैं। अब इस चीज़ को जब वो देख रहा है, फिर आप इस चीज़ की कसम उठाएं या झूठ बोलें तो उसका मकसद नहीं है। वो आप वक्ती तौर पर अपनी अना के लिए, अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए आप झूठ बोलकर पेरेंट टीचर्स के सामने तो हो सकते हैं, लेकिन जो आप खला बच्चे की ज़ात में पैदा कर रहे हैं, जो चीज़ आप बच्चे की ज़ात में जो पौधा लगा रहे हैं, उसको आप तलफ़ नहीं कर सकते। वो फिर ऐसा शजरे सायादार बन जाएगा जो मेरा ख्याल है कि हम हर सोसाइटी के अंदर एक आध बंदा ऐसा मशहूर ज़रूर होता है, ऐसा बदनाम ज़रूर होता है, जिसके बारे में ये हकीकत भी होती है और ये तासुर भी लोगों का होता है कि वो बात बाद में करता है, गाली पहले देता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में बिल्ट ना हो, वो उसके सामने डिस्कस ना करें। और अपने बच्चे के माहौल को, उसकी कंपनी को ज़रूर देखें, उसकी कंपनी में बैठें, उसके दोस्तों में कुछ वक्त बैठ के गुजारें, देखें कि इनकी गुफ्तगू किस तरह की होती है, इनकी गेम्स कैसी हैं, ये किस मौजू पर बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं उनके घर का माहौल कैसा है। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ एज़ पेरेंट्स हम सब की हैं। और अगर हम इन चीज़ों को नहीं निभाएंगे और सिर्फ स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, इदारों पे हम लोग ट्रस्ट करके बैठे रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं आती। तरबियत घर से शुरू होती है और हम लोग फ़ी पे करने के बाद किसी भी इदारे को हम ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी उस इदारे पर दे दी है, लेकिन उस इदारे ने उस बच्चे के साथ एक ख़ास दौरानिया गुजारना है। उसके बाद उस इदारे ने उस बच्चे को पास आउट कर देना है और फिर वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास है। तो आप अपने फ्यूचर को, उस बच्चे के फ्यूचर को मज़बूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सब की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के पास के साथ टाइम गुजारें। और मैं दोबारा इस चीज़ को रिव्यू कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है कि क्या हमारी नाफरमानियाँ तो हमारे आगे नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ कोई नाफरमानी की हो और वो सज़ा के तौर पर हमें मिल रही हो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर का माहौल ही ऐसा हो, हमने बच्चे के सामने सब कुछ डिस्क्लोज़ कर दिया हो, हम बच्चे के सामने अपने सारे मामलात डिस्कस करते हों, हम अपने इज़्दवाजी जो लड़ाई झगड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, हम वो भी सारे उस बच्चे के सामने करते हों। ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को समझ ही ना पा रहे हों, वो बच्चा अपने मसाइल बयान करने के लिए फिर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दे और बदज़बानियाँ, बदतहज़ीबियाँ उस बच्चे में आ रही हों। ऐसा तो नहीं है उस बच्चे की सोहबत, मेरे बच्चे की सोहबत जो है वो अच्छी ना हो। इसकी और भी बहुत सी मुमकिना वजूहात हो सकती हैं औलाद के नाफरमान होने की, लेकिन मैंने अपनी दानिस्त के मुताबिक जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक मैंने ये चंद वजूहात आप अहबाब के गोश गुज़ार की।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की औलाद को हमारे हक़ में बेहतर फरमाए। आमीन। अगर आप अहबाब को महसूस हो कि मेरी ये काविश किसी न किसी तरीके से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।